नोएडा का एक सुनसान रास्ता था। वैलेंटाइंस डे का दिन था और एक सफेद कार थी जो बाहर से बिल्कुल शांत दिख रही थी, लेकिन जब पास जाकर देखा तो अंदर का मंजर रूह कपा देने वाला था। 15 साल का पुराना रिश्ता एक खौफनाक मोड़ पर आकर खत्म हुआ। सुमित और रेखा दोनों की बॉडीज बदहवास हालत में अंदर थी। कार अंदर से लॉक थी और सुमित के हाथ में बंदूक थी। पर क्या वाकई में इन्होंने अपनी खुद से जान ली थी या फिर ये किसी गहरी साजिश का हिस्सा बने? आइए सब कुछ बताते हैं इस केस फाइल में। इस केस फाइल की शुरुआत होती है नोएडा में स्थित सलारपुर सेक्टर 101 से, जहां रेखा नाम की एक लड़की अपनी फैमिली के साथ रहा करती थी। उसका परिवार मूल रूप से कायस्थ समुदाय से ताल्लुक रखता था और सोसाइटी में हर कोई उन्हें जानता था। सभी लोग रेखा के पिता की इज्जत किया करते थे क्योंकि उनका बिहेवियर काफी अच्छा था। वहीं रेखा की माँ एक हाउसवाइफ थी जो रेखा के अलावा उसके भाई का भी बहुत ख्याल रखती थी, पर बेटे से ज्यादा वो अपनी बेटी के करीब थी क्योंकि रेखा उनसे अपनी हर बात शेयर किया करती थी। वो बचपन से ही पढ़ने में काफी अच्छी थी। पेरेंट्स ने उसका दिल्ली के त्रिलोकपुरी के एक पब्लिक स्कूल में एडमिशन कराया था, जहाँ रेखा की मुलाकात सुमित नाम के एक लड़के से होती है जो त्रिलोकपुरी के 15 ब्लॉक का रहने वाला था। सुमित के पापा का नाम राजीव था जो नगर निगम में हेल्थ इंस्पेक्टर के पोस्ट पर काम करते थे, जबकि सुमित की माँ एक हाउसवाइफ है जिन्हें सुमित के बड़े भाई की शादी के बाद अब घर की जिम्मेदारियों से छुट्टी मिल गई थी क्योंकि उसकी भाभी ने शादी के बाद पूरे घर को अच्छे से संभाल लिया था। और कुछ वक्त बाद सुमित की भाभी ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसके आते ही फैमिली में खुशियों की बहार आ गई। सुमित ज्यादातर वक्त अपने भतीजे के साथ ही गुजारता था और पूरा परिवार एक साथ हंसी खुशी रह रहा था। पर इन सबके अलावा सुमित की जिंदगी में रेखा भी थी जो उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। इन दोनों की मुलाकात पहली बार आज से 15 साल पहले हुई थी। जैसे कि हमने आपको बताया, त्रिलोकपुरी के एक पब्लिक स्कूल में क्लास भी सेम ही थी, इसलिए सुमित और रेखा के बीच फ्रेंडशिप हो जाती है और दोनों एक दूसरे से अपनी हर बात शेयर करने लगते हैं। इसी तरह टाइम आगे बढ़ता है और दोनों इसी स्कूल से 10th और 12th करते हैं। ये अक्सर एक दूसरे के घर भी आते जाते थे, जिस पर परिवार को कोई भी ऐतराज नहीं था क्योंकि उन्हें लगता था कि सुमित और रेखा अच्छे दोस्त हैं। लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इनका रिश्ता अब दोस्ती से आगे बढ़ चुका है। हालांकि पहले दोनों एक दूसरे के घर सिर्फ पढ़ाई के सिलसिले में ही आते जाते थे, लेकिन जब सुमित और रेखा एक दूसरे से प्यार करने लगे तो सुमित ने रेखा और उसकी फैमिली को अपने फैमिली फंक्शंस में भी बुलाना शुरू कर दिया। वहीं रेखा भी हर छोटे काम में सुमित की फैमिली को इनवाइट करती थी। परिवार वालों की नजर में ये सिर्फ दोस्ती थी, लेकिन सुमित और रेखा शादी करने तक के सपने सजा चुके थे और दोनों के शौक भी एक दूसरे से काफी मिलते थे। आपको बता दें, सुमित दाएं हाथ का अच्छा बल्लेबाज था। वो यूपी के अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के इवेंट में क्रिकेट खेलने जाया करता था। और सबसे बड़ी खासियत जो उसके अंदर थी वो ये थी कि वो पूरी फैमिली का ख्याल रखने वाला इंसान था और उसका नेचर भी काफी मिलनसार था। वो कभी भी बुरी संगति में नहीं रहा, बल्कि बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग था। सुमित अपना मिनरल वाटर का बिजनेस चलाता था, जिससे उसे अच्छी खासी इनकम हो जाती थी। इतना ही नहीं, वो एक काबिल क्रिकेटर भी था जो स्टेट लेवल पर क्रिकेट खेल चुका था। वहीं रेखा को भी क्रिकेट बहुत ज्यादा पसंद था, इसलिए वो अक्सर सुमित का मैच देखने जाया करती थी और फोन पर भी दोनों की अच्छी खासी बातचीत हुआ करती थी। रेखा एक कामकाजी और सुलझी हुई लड़की थी जिसने बीकॉम से अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद नोएडा के सेक्टर 62 में मौजूद एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी लगा ली। यानी सुमित और रेखा दोनों ही फाइनेंशियली रूप से इंडिपेंडेंट थे। एक तरफ जहां इनकी प्रोफेशनल लाइफ बढ़िया चल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ पर्सनल लाइफ में भी प्यार दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था और इन दोनों को साथ में करीब 15 साल बीत गए थे। इसलिए सुमित अब रेखा से शादी करना चाहता था, जिसके लिए उसने पूरी प्लानिंग भी शुरू कर दी थी। आपको बता दें, सुमित ने हाल ही में नोएडा में 1 करोड़ रुपए का फ्लैट भी खरीदा था, जहां वो रेखा से शादी करने के बाद रहने वाला था। इसके अलावा उसने कार भी खरीदी थी, जिसमें दोनों अक्सर घूमने जाया करते थे। अब क्योंकि सुमित फाइनेंशियली स्टेबल था, इसलिए वो आए दिन रेखा को महंगे महंगे गिफ्ट्स भी देता था और उसे ऑफिस से लेने और छोड़ने का काम भी करता था। यानी रेखा को ऑफिस से घर लाने और घर से ऑफिस ले जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सुमित के कंधों पर ही थी। दोनों के बीच सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन साल 2026 में 13 फरवरी के दोपहर को सुमित रेखा के व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजता है, जिसमें उसने लिखा था कि मैं सुमित इस दुनिया से बहुत दूर जा रहा हूँ। उसकी जिम्मेदार रेखा है क्योंकि उसने मेरे साथ 15 साल साथ रहकर मुझसे वादा किया था कि वो मुझसे शादी करेगी और अब वो किसी और के साथ शादी करने जा रही है। इसलिए मैं अब इस दुनिया से बहुत दूर जा रहा हूँ क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया है। ये मैसेज सुमित ने 3:39 पर रेखा को सेंड किया था। हालांकि उसका नंबर ब्लॉक था, इसलिए वो किसी दूसरे नंबर से उसे फोन करता है और आखिरी बार बात करने के लिए कहता है, जिसके लिए रेखा भी मान जाती है।
उसके बाद सुमित रेखा को नोएडा के सेक्टर 62 स्थित उसके ऑफिस के पास मिलने के लिए बुलाता है और खुद 13 फरवरी की दोपहर को अपने त्रिलोकपुरी स्थित घर से अपनी कार लेकर निकलता है। घर वालों को लगता है कि वो हमेशा की तरह अपने काम से या फिर अपने दोस्तों से मिलने जा रहा होगा, लेकिन उसके पास कार में एक अवैध पिस्टल भी छुपी हुई थी। थोड़ी देर में सुमित वहां पहुंच जाता है और रेखा का इंतजार करने लगता है, जहां कुछ ही देर में रेखा भी आ जाती है और सुमित की कार में बैठ जाती है। इसके बाद सुमित कार को नोएडा के सेक्टर 107 के पास एक सुनसान सर्विस रोड पर ले जाता है। वहां पहुंचने के बाद दोनों में काफी देर तक बहस होती है। काफी देर तक चली कहासुनी के बाद जब सुमित को लगता है कि रेखा किसी भी कीमत पर वापस नहीं आएगी, तो वो कार को अंदर से लॉक करता है और रेखा के सीने में गोली मार देता है। इसके बाद वो एक लंबा व्हाट्सएप मैसेज अपने परिवार और दोस्तों के ग्रुप में भी भेजता है, जिसमें सुमित ने लिखा कि उसने अपनी जिंदगी के 15 साल रेखा को दिए, पर अब वो उसे पूरी तरह से इग्नोर कर रही है और किसी और से शादी करने के लिए रेडी हो गई थी। उसने मैसेज में लिखा, जिसके लिए मैंने सब कुछ किया उसने मुझे धोखा दिया। सुमित ने उस एफआईआर का जिक्र करते हुए अपना दुख जाहिर किया। उसने लिखा कि उसे और उसके परिवार को पुलिस केस के जरिए प्रताड़ित किया गया और सोसाइटी में उसकी इमेज खराब की गई। उसे इस बात का गहरा मलाल था कि रेखा ने अपने परिवार के साथ मिलकर उसे क्रिमिनल ठहरा दिया। सुमित ने मैसेज में यह भी बताया कि उसने रेखा के साथ फ्यूचर के सपने भी देखे और उस पर काफी पैसा खर्चा किया, जिसमें उस फ्लैट का भी जिक्र था जिसे उसने रेखा के लिए खरीदा था। मैसेज के लास्ट में उसने लिखा था कि वो अब इस अपमान और धोखे के साथ और नहीं जी सकता। वो रेखा को भी अपने साथ ले जा रहा है क्योंकि वो उसे किसी और का होते हुए नहीं देख सकता। इस मैसेज को सेंड करने के बाद वो खुद को भी मार लेता है और दोनों की बॉडी इसी तरह कार में पड़ी रहती है। इधर रेखा जब शाम तक भी घर वापस नहीं लौटती है तो परिवार को फिक्र होने लगती है। वहीं सुमित का मैसेज जब फैमिली मेंबर्स पढ़ते हैं तो वो समझ जाते हैं कि उसने अपने साथ कुछ कर लिया है, लेकिन वो इस वक्त कहाँ है इस बात की जानकारी उन्हें नहीं थी। इसलिए दोनों फैमिलीज तुरंत ही पुलिस स्टेशन जाती हैं और सुमित और रेखा की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करा देती है। साथ ही सुमित का मैसेज भी पुलिस को दिखाती है, जिसके बाद पुलिस दोनों को ढूंढना शुरू करती है। हालांकि 13 फरवरी को तो कोई अहम सुराग हाथ नहीं लगता है, लेकिन 14 फरवरी को जब लोग उस रोड से गुजरते हैं तो वो सेक्टर 107 दादरी रोड पिलर नंबर 84 के पास सुमित की कार को देखते हैं, जो काफी देर से एक ही जगह पर चालू हालत में खड़ी हुई थी। ये देखकर लोगों को कुछ अजीब लगता है, इसलिए वो कार के पास जाकर खिड़की से झांकते हैं और अंदर का नजारा देखते हैं, जो बहुत ही खौफनाक था। सुमित के हाथ में पिस्टल थी और दोनों की हालत बहुत बुरी थी। ये देखने के बाद लोग पुलिस स्टेशन फोन करते हैं और पुलिस को जानकारी देते हैं, जिसके बाद पुलिस आकर शीशा तोड़ती है कार का और दोनों की बॉडीज बाहर निकालती है और पहचान के लिए दोनों फैमिलीज को बुलाती है, जो अपने बच्चों को देखने के बाद फूट फूट के रोना शुरू कर देते हैं। अब पुलिस दोनों की बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर सुमित ने ऐसा क्यों किया? क्या सच में रेखा किसी और से शादी करने वाली थी? ये जानने के लिए हमें 7 साल पीछे जाना होगा, जब इनकी लव स्टोरी के बारे में घर वालों को पहली बार पता लगा। दरअसल साल 2019 में नोएडा के सेक्टर 107 में सुमित का रोड एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें वो बहुत बुरी तरह से घायल हो गया था। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि सुमित एक उभरता हुआ स्टेट लेवल क्रिकेटर था और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में मैच भी खेल चुका था। इस एक्सीडेंट में आई गंभीर चोटों की वजह से डॉक्टर्स ने उसे खेल की दुनिया से दूर रहने की सलाह दी, जिससे उसका क्रिकेट करियर पूरी तरह से खत्म हो गया। 2019 के उस भयानक सड़क हादसे के बाद सुमित कई महीनों तक बेड पर था। इस मुश्किल वक्त में रेखा उसके लिए एक ढाल बनकर खड़ी रही। वो हर रोज सुमित से मिलने हॉस्पिटल और उसके घर जाती थी। उसने सुमित की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसे दवाएं देना, उसकी हौसला अफजाई करना और उसे मेंटली टूटने से बचाना, ये सब रेखा ने बखूबी किया। इसी दौरान सुमित के परिवार ने देखा कि कैसे रेखा एक साई की तरह सुमित के साथ खड़ी है, जिस वजह से उनके मन में रेखा के लिए इज्जत और प्यार दोनों बढ़ गया और परिवार को महसूस होने लगा कि सुमित और रेखा का रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे को पसंद करते हैं। हालांकि इससे पहले उन्हें इनके रिश्ते के बारे में नहीं पता था, लेकिन सुमित के रोड एक्सीडेंट ने सब कुछ क्लियर कर दिया। सुमित की मां ने अपने बेटे से इस बारे में बात की और उससे पूछा कि क्या वो रेखा को पसंद करता है। इस पर सुमित ने हाँ में जवाब दिया और उन्हें अपने दिल की बात बता दी कि वो रेखा के साथ शादी करना चाहता है। ये सुनकर फैमिली तुरंत ही इस रिश्ते के लिए राजी हो गई, क्योंकि वो जान चुके थे कि उन्हें सुमित के लिए रेखा से अच्छी और केयरिंग लाइफ पार्टनर नहीं मिल सकती है। इसलिए वो इनकी शादी कराने के लिए मान जाते हैं, पर रेखा का परिवार साफ मना कर देता है, जिसके पीछे की वजह थी इन दोनों की कास्ट। दरअसल सुमित वाल्मीकि समाज से ताल्लुक रखता था, जबकि रेखा कायस्थ समुदाय से थी। इसलिए जब रेखा की फैमिली को इनके रिलेशन के बारे में पता चला तो वो इसका विरोध करने लगते हैं
और रेखा से कहते हैं कि वो सुमित से बातचीत करना बंद कर दें क्योंकि इन दोनों की शादी नहीं हो सकती है। सुमित अलग कास्ट से बिलोंग करता है जबकि रेखा अलग से, इसलिए वो सुमित को भूल जाए। पर यह सब इतना आसान नहीं था। रेखा सुमित को अपना सब कुछ मान चुकी थी और दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इसलिए वो बातचीत करना बंद नहीं करते हैं। और रेखा अपनी फैमिली को मनाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो राजी नहीं होती और उसे समझाते हैं वो लोग कि अगर रेखा ने किसी और कास्ट के लड़के से शादी कर ली तो उनकी बहुत बदनामी होगी और उसके पिता समाज में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इसलिए अगर वो अपने परिवार की इज्जत चाहती है तो जिस लड़के से उसकी शादी कराए, रेखा उसी के साथ अपना घर बसा ले। ये सुनकर रेखा ना चाहते हुए भी उनकी बात मानने के लिए राजी हो जाती है क्योंकि उसे अपने पिता की इज्जत बहुत प्यारी थी और सुमित से बात करना वो बंद कर देती है, जबकि सुमित उसे बार बार फोन करता है। ये देखकर रेखा के पिता उसे रोकने के लिए कानूनी रास्ता अपनाते हैं और नोएडा के सेक्टर 39 पुलिस स्टेशन में सुमित के खिलाफ छेड़छाड़ और धमकी देने की धाराओं में मामला दर्ज करा देते हैं। रेखा के पिता का कहना था कि सुमित उनकी बेटी को परेशान कर रहा है। इस एफआईआर का मकसद सुमित पर दबाव बनाना था ताकि वो रेखा से पूरी तरह से दूर हो जाए। वहीं रेखा भी परिवार की बातों में आकर पुलिस को सुमित के खिलाफ बयान दे देती है और उनसे कहती है कि सुमित उसे बार बार फोन करके परेशान करता है, जिसके बाद पुलिस वो नंबर रेखा के फोन से ब्लॉक करवा देती है। इधर सुमित को जब पता चलता है कि रेखा ने उसके खिलाफ झूठी गवाही दी है तो वो पूरी तरह से टूट जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़की के साथ उसने 15 साल गुजारे, जिसके लिए इतना महंगा फ्लैट खरीदा, उसी ने सुमित को अपराधी बना दिया। ये बात बर्दाश्त करना सुमित के लिए नामुमकिन हो रहा था। वो रेखा की एक झलक देखने के लिए उसके घर के आसपास खड़ा हो जाता था, लेकिन परिवार में किसी भी मेंबर की नजर जैसे ही उस पर पड़ती थी तो वो उसे डांट फटकार कर वहां से भगा देते थे। अब सुमित का परिवार भी उसे रेखा से दूर रहने के लिए कहने लगा था और उसे बार बार समझाता था कि जब उसी ने सुमित का साथ नहीं दिया, वो अपने वादे से मुकर गई, तो सुमित क्यों उसके पीछे अपना टाइम खराब कर रहा है, वो उसे भूल जाए। लेकिन उसके लिए ये इतना आसान नहीं था। बताया जाता है कि साल 2025 की शुरुआत में एक दिन सुमित रेखा के घर के पास खड़ा हुआ था ताकि उसको देख सके। तब उसके चचेरे भाइयों ने सुमित को पकड़ लिया और उसे धमकाया कि वो रेखा से दूर रहे वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। वो सुमित को डरा धमका कर एक नोट लिखवाते हैं। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि नोट में लिखा हुआ है कि मैं सुमित कुमार हाउस नंबर 12 एक्स्ट्रा 30 ब्लॉक में रहता हूँ। रेखा जिससे मेरा कोई संबंध नहीं है, अगर मैं उसके साथ किसी भी तरह की कोई छिड़खानी या फिर बदतमीजी करता हूँ तो मुझ पर तुरंत ही कार्रवाई की जाए। मैं उसका खुद जिम्मेदार हूँ। ये बात रेखा के भाइयों ने सुमित से लिखवाई थी और फिर उससे दूर रहने के लिए कहा था। लेकिन क्या ये नोट सच में सुमित ने लिखा था, इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सुमित रेखा को भूल नहीं पा रहा था। वो बहुत ज्यादा परेशान रहता था। उसे लगने लगा था कि रेखा किसी और के साथ शादी कर लेगी और वो अकेला रह जाएगा। यही सोच सोच के सुमित बहुत ज्यादा परेशान रहता था। इसलिए उसने 13 फरवरी को रेखा को मिलने के लिए बुलाया और उसकी जान ले ली, साथ ही अपनी भी दे दी। आपको बता दें, पुलिस को कार के अंदर से .32 बोर की एक अवैध पिस्टल और 3 खाली खोखे मिले। जांच में पता चला है कि यह हथियार सुमित का था। क्योंकि सुमित का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, इसलिए पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि उसने यह हथियार कहां से खरीदा। पुलिस का मानना है कि सुमित ने वैलेंटाइंस डे से कुछ दिन पहले ही इस वारदात को अंजाम देने के लिए पिस्टल का इंतजाम कर लिया था। जबकि सुमित की फैमिली का कहना है कि इन दोनों को रेखा के परिवार ने मारा है और ये ऑनर किलिंग का केस है। लेकिन सच्चाई क्या है, फिलहाल पुलिस पता लगा रही है। वेल, आपको क्या लगता है कि वाकई में सुमित ने यह किया है या फिर इसमें कोई गहरी साजिश है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें कि आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो।